देखिए हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 44। विच जियोलाइट इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू गैसोलाइन। तो देखो अल्कोहल को गैसोलाइन में कन्वर्ट करने के लिए, यानी अल्कोहल को, अगर मैं बात करूं आपसे, अल्कोहल को गैसोलाइन में कन्वर्ट करने के लिए हमारा कौन सा जियोलाइट काम आता है। तो यहाँ पे हमें हमें चार तरह के गैसोलाइट दे रखे हैं: ZSM1, ZSM2, ZSM3, ZSM5। तो जियोलाइट को, सॉरी, अल्कोहल को अल्कोहल को गैसोलाइन में यानी पेट्रोलियम में, गैसोलाइन यानी पेट्रोलियम में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें जियोलाइट लगता है वो लगता है ZSM5। ZSM5 ZSM5। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना चाहूंगा मैं कि जो जियोलाइट है वो किस काम आता है। जियोलाइट जो है वो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है। जियोलाइट क्या है? शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है। जियोलाइट इज शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट यानी इसमें कैटलिस्ट का शेप और जो उसके अंदर रिएक्टेंट है उनका शेप फिक्स रहता है, लाइक लॉक एंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, है ना। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। आपने कहा था ना वो एल्यूमिनियम सिलिकॉन और एल्यूमिनियम वाला जो था हमारे पास में एक वो था, ठीक है। तो कुछ सिलिकॉन एटम क्या होते थे, रिप्लेस हो जाते थे। सिलिकॉन एटम रिप्लेस हो जाते थे और उसकी जगह पर जो होता था एल्यूमिनियम आ जाता था, एल्यूमिनियम आ जाता था, ठीक है। तो उस तरह से हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता था। आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5। द एंजाइम यूज्ड इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया। यूरिया का हाइड्रोलाइज करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है सर। यूरियस एंजाइम यूज होता है। यूरियस एंजाइम, ठीक है। यूरियस एंजाइम इसमें यूज होता है, ठीक है। यूरिया को हाइड्रोलाइज करवाने के लिए, यानी यूरिया क्या होता है? NH2CO NH2, NH2CO NH2 को आपने हाइड्रोलाइज करवाया, यानी उसकी वाटर के साथ में रिएक्शन करवाई। क्या क्या मिलेगा आपको? अमोनिया मिलेगा, अमोनिया मिलेगा और NH2COOH आपको ये मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको ये अमोनिया मिला है, ठीक है। और वापस क्या करोगे? इस अमोनिया इसको ब्रेक करोगे। इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा? आपको मिल जाएगा अमोनिया, आपको मिल जाएगा अमोनिया और मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो अमोनिया है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया है, उससे अमोनिया आपको मिलता है, अमोनिया। तो इस काम के अंदर जो आपका जो एंजाइम यूज हुआ है उसे बोलेंगे यूरियस एंजाइम, उसे बोलेंगे यूरियस एंजाइम। देखिए, बेसिसिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड। सबसे पहली बात, नाइट्रिक एसिड क्या होता है हमारे पास में? नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला होता है HNO3। क्या होता है? HNO3। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना दे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसकी बेसिसिटी कितनी है। देखिए सर ये एसिडिक है, हाँ सर एसिडिक है, लेकिन इसकी बेसिसिटी बतानी है हमें। देखते बात करते हैं। बेसिसिटी का मतलब होता है, बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ OH ग्रुप। नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने हैं, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो देखिए हमारे पास में ये HNO3 है, तो जो इसका स्ट्रक्चर होगा हमारे पास में, ये देखिए इस तरह से होगा। OH और ये O3। तो ये क्या है मेरे पास में? HNO3, HNO3। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ये ऐसा होगा, ठीक है। और जो उसकी बेसिसिटी है वो कितनी होगी मेरे पास में? 1 होगी, यानी बेसिसिटी 1 होगी, बेसिसिटी 1 होगी, ठीक है। और ये इसे बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। अब जैसे मैं इसकी अगर रिएक्शन करवाऊँ वाटर के साथ में, तो देखिएगा आप एक बार, HNO3 की रिएक्शन मैंने वाटर के साथ में करवाई। तो सर ये अगर एसिड है तो वाटर किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और आपको मालूम है कि एसिड एसिड की टेंडेंसी क्या होती है? H प्लस को लूज करने की होती है। तो यहाँ पर H प्लस लूज होकर के ये बना देगा NO3 माइनस, और ये बन जाएगा H3O प्लस, ठीक है। तो जो एसिड से बना है उसे क्या बोलते हैं? कंजुगेट बेस। और जो बेस से बना है उसे क्या बोलते हैं? कंजुगेट एसिड। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपको फटाफट बता दी हैं, ठीक है। आपके आगे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे बात करते हैं। देखिए, मोस्ट रिएक्टिव फॉस्फोरस कौन सा है इसमें से? मोस्ट फॉस्फोरस रिएक्टिव, हमारे पास में तीन तरह के फॉस्फोरस थे: रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। लेकिन अगर मोस्ट रिएक्टिव की बात करें तो हमारे पास में कौन सा फॉस्फोरस होगा? हमारे पास होगा व्हाइट फॉस्फोरस, हमारे पास होगा व्हाइट फॉस्फोरस, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला हमारे पास में P4 है, ठीक है। देखिए पी पी फिर मैं व्हाइट फॉस्फोरस फॉस्फोरस का डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? देखिए एक बार आप ये, पी पी पी
पी, और इन सभी पी के बीच में क्या है, बॉन्डेड है। ठीक है, इस तरह से ये सभी पी क्या है, बॉन्डेड है एक दूसरे से। ठीक है, इस तरह से, है ना। तो ये हो गया हमारे पास में व्हाइट। व्हाइट क्या है, मोस्ट रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है, और हाईली सोल्यूबल होता है, हाईली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये हाईली सोल्यूबल होता है और मोस्ट रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है। और इसी की केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ी थी, हमने इसी की केमिकल रिएक्शन हम ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे रेड फास्फोरस के बारे में। तो जो रेड फास्फोरस होता है वो P8 होता है। ठीक है, किस तरह से, इसी का आप 2 यूनिट लीजिए, देखिए P4, ये देखिए आप, ये जो हमारे पास में स्ट्रक्चर बनकर के आया ना, ये हमारे पास में किसका है, ये P4 का, यानी रेड फास्फोरस का है। रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मोर कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है, और ये बहुत लेस सोल्यूबल होता है, लेस सोल्यूबल, ये लेस सोल्यूबल होता है। और जो ब्लैक फास्फोरस होता है, वो उसकी तो बहुत जो ब्लैक फास्फोरस होता है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसका, ब्लैक फास्फोरस का मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, और वो रिएक्ट भी नहीं करता, डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट रिएक्ट। ठीक है, इस तरह से, है ना। तो ये हमारे पास में फॉस्फोरस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब हम बात करेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होता है जो ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, वो एकदम न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास में देखो, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड मेरे पास में Al2O3 है। ठीक है, मेरे पास में सोडियम ऑक्साइड है, वो क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। ये मेरे पास में क्या होगा, ये बेसिक ऑक्साइड होगा। MgO जो भी है, MgO भी है, तो वो भी मेरे पास में बेसिक ऑक्साइड होगा, और ये एम्फोटेरिक होगा। और जो कार्बोनिक ऑक्साइड है वो मेरे पास में एसिडिक ऑक्साइड होगा, वो एसिडिक ऑक्साइड होगा। ठीक है, अब देखिए जो एम्फोटेरिक नेचर का होता है ना, एम्फोटेरिक नेचर का, एम्फोटेरिक नेचर का जो भी चीज होती है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की अगर आप, ऑक्साइड की अगर आप रिएक्शन एसिड और बेस के साथ में करवा दोगे, एसिड और बेस के साथ में करवाओगे, तो क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट और वाटर मिल जाएगा आपको। यानी देखो मेरे पास में अगर Al2O3 है, Al2O3, अगर आपने इसकी रिएक्शन एसिड या बेस के साथ में आपने करवा दी, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सॉल्ट और वाटर मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, आपको सॉल्ट और वाटर आपको मिलने वाला है इसमें से। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, ये एम्फोटेरिक नेचर का हो गया, ये हमारे पास में एम्फोटेरिक नेचर का हो गया हमारे पास में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। देखिए द फॉर्मूला ऑफ थायोसल्फ्यूरिक एसिड, द फॉर्मूला ऑफ थायोसल्फ्यूरिक एसिड, बात करें इसकी। देखिए फॉर्मूला ऑफ थायोसल्फ्यूरिक एसिड, देखो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या बोलते हैं उसको, सल्फ्यूरिक एसिड। आपको बता दूं मैं, थायोसल्फ्यूरिक एसिड कौन सा है, सर H2SO3 है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, फॉर्मूला बेस्ड, है ना। इसका डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगा मैं, और जो ये और बाकी के हैं उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास में जो H2SO4 है वो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, सल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि अभी हमारे एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन आ गया, हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में, यानी आने वाला जो हमारा एग्जाम है, मेन एग्जाम, उसमें से ये वाला पूछ ले, ये वाला पूछ ले। ठीक है, इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसे बोलते हैं ओलियम, इसे बोलते हैं ओलियम, ओलियम याद करो, आपने कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस में काम आता है ये ओलियम। ओलियम का हाइड्रोलाइज करवाने पर क्या होता है, पहले ओलियम बनता है, उसका हाइड्रोलाइज करवाने पर आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के मिलते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास में थायोसल्फ्यूरिक एसिड था। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ XeOF2 के बारे में। यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कि ज्यामिति निम्न में से कौन सी होती है, यानी आप इसकी शेप बताने वाले हैं, इसकी शेप बताने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास में पिरामिडल, दूसरा ऑप्शन है टी शेप या टी आकृति, या सी ऑप्शन है टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय, या ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय। तो हमारे पास में ऑप्शन है, आइए देखते हैं इसका कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हमें इसकी हाइब्रिडेशन निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है,
हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कितना इसमें एस का कंट्रीब्यूशन है बॉन्ड बनाने में और कितना पी का कंट्रीब्यूशन है इस तरह से, और कितना डी का कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास में रहेगा, जेड बोलते हैं इसको, इसका फॉर्मूला हमारे पास में रहेगा हाफ ब्रैकेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन आउटर मोस्ट शेल, यानी जो आउटर मोस्ट शेल है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर लिखना है आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अ, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको आप प्लस कर दीजिए, और अगर नेगेटिव चार्ज है, सॉरी अगर पॉजिटिव चार्ज है उसको नेगेटिव कर दीजिए, माइनस करना है। ठीक है, माइनस करना है, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको प्लस करना है। ठीक है, और प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, यानी जितने मोनोवेलेंट एटम होंगे उसको हमें ऐड करना है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम यानी जिसकी वैलेंसी 1 के बराबर होती है। ठीक है, इस तरह से, है ना। तो देखिए हमारे पास में ये फॉर्मूला है। अब आइए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। ओके, करें वैल्यू पुट। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला हमारे पास में XeOF2 है। अब जो इसमें सेंट्रल एटम है, इसमें लिखना भूल गए हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, थोड़ा मिस्टेक हो गया ये, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम। ओके सर, अब देखिए हमारे पास में देखो ये हाफ आ जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, तो हमारे पास में जो एक्जी है ये हमारा सेंट्रल एटम हो जाएगा, और इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस कंपाउंड के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है सर, तो नेगेटिव 0। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, नहीं सर, वो भी 0 हो जाएगा। और कोई मोनोवेलेंट एटम है हमारे पास में, जी हाँ सर, फ्लोरीन मोनोवेलेंट एटम है जिसकी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, ग्रुप 6 से 17 के मेंबर और ग्रुप 1 के मेंबर मोनोवेलेंट एटम होते हैं। ठीक है, तो ये मोनोवेलेंट है हमारे पास में, तो हमारे पास में नंबर ऐड हो जाएगा 2। ओके, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये हमारे पास में आएगा 10/2 इज इक्वल्स टू 5। अगर z की वैल्यू 5 आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं उसको, sp3d, sp3 sp3d। तो इसका हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका हमारे पास में होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन ये इसकी ज्योमेट्री है, क्या बोलते हैं इसको, ज्योमेट्री। z क्या होता है, ये बताता है ज्योमेट्री, ये बताता है ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें शेप देखना पड़ेगा, इसका शेप क्या है। बात करें, देखिए शेप देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर ज्योमेट्री का मतलब होता है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस में बॉन्ड पेयर। ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। अब देखिए हमारे पास में जेड की वैल्यू 5 आ रही है, और बॉन्ड पेयर हमें दिख रहा है कितने हैं, बॉन्ड पेयर सर 3 है, बॉन्ड पेयर हमारे पास में 3 है। तो लोन पेयर कितना हो जाएगा सर हमारे पास में, लोन पेयर हो जाएगा 2, लोन पेयर हो जाएगा 2। ओके सर, तो मतलब इस कंपाउंड में 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है इस कंपाउंड में। अच्छा, तो मतलब देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, XeF और ये O। ठीक है, और देखो इस तरफ आपके पास में इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा इसका, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। तो उसका जो शेप होगा वो हमें वो आएगा टी शेप, वो आएगा हमारे पास में टी शेप। आप देखिए इसका शेप देखो, टी शेप जैसा दिख रहा है आपको, देखो ये टी फॉर एलिफेंट, टी शेप की आकृति होगी इसकी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में यहाँ पे टी शेप का स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, 2 लोन पेयर है इसके अंदर। और आपको ये याद करना पड़ेगा कि जेड की वैल्यू अगर 5 होती है तो क्या लिखते हैं, sp3 लिखते हैं। और जो हाइब्रिडेशन होती है sp3 होती है, मतलब ज्योमेट्री जो है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, यहाँ पे 5 हो जाएंगे। तो लोन पेयर हमें दिख रहा है स्ट्रक्चर में 3 है, तो लोन पेयर ऑब्वियसली बात है 2 होंगे, तो यहाँ पे हम 2 लोन पेयर लगाते हैं तो हमें स्ट्रक्चर मिलता है टी शेप का, हमें स्ट्रक्चर मिलता है टी शेप का। ओके, अब आइए बात करते हैं विच हेलोजन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन पाने की भूख, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आ रही बात समझ में, यानी एक इलेक्ट्रॉन पाने के बाद में जो एटम है, जो एटम है उसकी एनर्जी कितनी मतलब सही स्टेबल रहता है ना वो। देखो ये ग्रुप 17 के जो मेंबर है हमारे पास में, ग्रुप 17 के मेंबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
इन सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अगर इनके पास में एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में ये एक इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिया तो क्या क्या हो गया, ये F माइनस हो गया। ब्रोमीन को हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन को हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन माइनस हो जाएगा। ब्रोमीन को हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हो जाएगा, ये ब्रोमीन माइनस हो जाएगा। यानी मैं कहूँ कि फ्लोरीन ये जो आयोडीन है इसने एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन करा तो ये बन जाएगा आई माइनस। ठीक है, आई माइनस बन जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर सबसे जल्दी कौन बनता है और सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है। सर भूख सबकी ज्यादा है, भूख सबके अंदर है, लेकिन सबसे ज्यादा भूख किसकी है और भूख पूरी होने के बाद में कौन ज्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, तो देखो हम जैसा कि जानते हैं कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद में क्लोरीन है, उसके बाद में ब्रोमीन है, उसके बाद में आयोडीन है, इन 17 ग्रुप में। तो ठीक है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड होना क्या चाहिए था, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट होनी चाहिए थी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट होनी चाहिए थी, है ना, जबकि ऐसा नहीं होता। किसकी होती है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। सर ऐसा क्यों हुआ, क्लोरीन की क्यों हुई, देखो ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये एक हमारे पास में एक्सेप्शनल केस है। आ रही है बात समझ में, देखो ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन के स्मॉल साइज होने के कारण क्या होगा, ड्यू टू ड्यू टू स्मॉलर स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज। फ्लोरीन के छोटे साइज होने की वजह से उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। हेंस मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल अनस्टेबल अनस्टेबल। तो देखिए उसके बाद में क्या आता है, क्लोरीन आता है, और क्लोरीन के पास में बड़ा सारा साइज है, उसके पास में सर डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरीन के अंदर, तो उसके अंदर उसको इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जगह मिल जाती है, इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए जो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो फ्लोरीन की ना होकर के ब्रोमीन की होती है। इट इज एक्सेप्शनल केस, इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr3+, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr3+, यानी अब देखिए बात करते हैं हम। सबसे पहली बात तो क्रोमियम की बात करेंगे। क्रोमियम जो है हमारा 24 पे आता है, तो क्रोमियम जो है वो 24 पे आता है। ठीक है, 24 पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो क्या होगा, आर्गन 3 4s 4s 4s1 3d5 4s1 3d5। देखिए कुछ एक्सेप्शनल केस है आपके पास में, ये एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है ना। ये तो हो गई हमारे पास में क्रोमियम की 24 की, लेकिन हमें पूछी किसकी है, हमें पूछिए Cr3+ की पूछिए हमसे। ओके सर, मतलब इसमें से आप 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिए। तो सर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा s ऑर्बिटल से। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ओके, तो देखिए इसके इसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहाँ से, D5 में से। अब देखिए क्या क्या होता है, तो उसका बनेगा हमारे पास में आर्गन 4s0 3d3 तो इसका हमारे पास में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ही आ जाएगा। अब देखिए इसका आंसर कहाँ पे दे रखा है, सर आर्गन 3d3, हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए द कलर ऑफ Fe3+ आयन क्या है, यानी जो FeC+ आयन है उसका रंग क्या है, लाल है, पीला है, नीला है, हरा है, रेड है, येलो है, ब्लू है, या फिर ग्रीन है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में, बात करें, देखिए बात करते हैं इसके बारे में। तो आपको बताना चाहूंगा मैं, जो ये Fe3+ का जो कलर होता है ना वो रेड कलर होता है। Fe3+ का जो कलर होता है वो रेड कलर होता है। देखिए Fe3+ का जो कलर होता है वो रेड कलर होता है, और जो Fe2+ का कलर होता है वो क्या होता है, वो ब्लू होता है। देखो Fe3+ का जो कलर होता है वो रेड होता है। ओके, और जो
Fe2 प्लस का जो कलर होता है ना, प्लस का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। क्या होता है वो? ग्रीन होता है, ग्रीन। आपको बता दूं मैं, इसका जो रेड कलर है, कभी कभी इसको ऑरेंज ब्राउन के नाम से भी जानते हैं, ऑरेंज ब्राउन के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, ऑरेंज ब्राउन बोल दीजिए, रेड बोल दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, ऑरेंज ब्राउन या रेड, ठीक है, इस तरह से। ओके। जिसको रेडिश रेडिश भी बोलते हैं, इसको रेडिश कलर, इस तरह से। ओके, ठीक है। अब आइए चलते हैं आगे। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ है, द एलिमेंट ऑफ विच ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल इजीली फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए मैं, ऊपर लिखा हुआ नहीं है। द एलिमेंट ऑफ विच ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल easily forms complex compound। तो बताइए, देखिए एलिमेंट है हमारे पास में, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट, आपको पता है पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एस पी एंड डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, तो उसमें से सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन बनाता है और क्यों बनाता है? ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये हमारे पास में। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है वो बनाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, वो बनाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। क्यों बनाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स? बिकॉज इनके पास में डी पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, इनके पास में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। और इनके बता दूं आपको मैं, इनके जो डी ऑर्बिटल है और एस ऑर्बिटल है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में और ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा बढ़ाने में और बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्वमेंट बराबर का होता है इनका। ठीक है, तो मैं दो रीजन दूंगा यहाँ पे आपको मैं, यहाँ पे आपको मैं दो रीजन दूंगा। रीजन नंबर 1 ये होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट हैज डी ब्लॉक एलिमेंट हैज partially filled d ऑर्बिटल, इनके पास में पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और दूसरा रीजन ये है कि जो NS12 और N-1d ऑर्बिटल हैं, इनकी एनर्जी सेम होती है, इनकी जो एनर्जी होती है ना वो सेम होती है, इनकी एनर्जी सेम होती है। इसीलिए दैट्स व्हाई इट शोज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसीलिए ये क्या करते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, इनके जो अब देखो दोनों ऑर्बिटल काम आ रहे हैं, मतलब दोनों ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में काम आ रहे हैं, तो इसलिए बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड बन करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन सकते हैं इसके अंदर से। ठीक है, तो डी ब्लॉक के अंदर ये खास बात होती है। ओके, तो आइए आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहर साल्ट, मोहर साल्ट क्या होता है? मोहर साल्ट डबल सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। आपको बताना चाहूंगा मैं, जो मोहर सॉल्ट होता है ना, मोहर सॉल्ट वो आपका ये डबल सॉल्ट होता है। मोहर सॉल्ट क्या होता है आपका? डबल सॉल्ट होता है, डबल सॉल्ट होता है आपका मोहर सॉल्ट। ठीक है, आइए बात करते हैं होता क्या है ये। अमोनियम आयरन सल्फेट, इसका इसका फॉर्मूला होता है अमोनियम अमोनियम आयरन सल्फेट, अमोनियम आयरन सल्फेट इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए इसका है FeSO4 NH2 NH4 2 SO4 NH2 4 SO4 और 6 H2O। तो ये हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा, मोहर सॉल्ट हो जाएगा हमारा, ये मोहर सॉल्ट। ठीक है, इसको डबल सॉल्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर मोर देन वन सिंपल सॉल्ट होते हैं, बिकॉज इट कंटेन इट कंटेन मोर देन वन सिंपल सॉल्ट, क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा सिंपल सॉल्ट होते हैं, एक से ज्यादा सिंपल सॉल्ट होते हैं इसमें। ठीक है, तो आइए बात ओके। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में द फॉर्मूला ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल, द फॉर्मूला ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल। आपको बता दूं, देखो मैं, ये स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो एक्रिलोनाइट्राइल क्या होता है? प्रोपेन नाइट्राइल होता है, प्रोपेन नाइट्राइल।
प्रोपेनाइट्राइल। अगर मैं एक्रिलोनाइट्राइल की अगर मैं आईयूपीएसी नेमिंग करूँ तो क्या होगा? अगर मैं इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करूँ तो क्या होगा? इसका हमारे पास में आईयूपीएसी नेमिंग होगा प्रोपेन प्रोपेन नाइट्राइल। इसका आईयूपीएसी नेमिंग हो जाएगा। तो हमारे पास में इसका अकॉर्डिंग फॉर्मूला जो रहेगा हमारे पास में ये रहेगा। ठीक है, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, इथाइल साइनाइड। क्या बोल सकते हो आप इसको? इथाइल साइनाइड। इथाइल साइनाइड। इथाइल साइनाइड भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, और देखो ये हमारे पास में क्या है, इसे मैं कह सकता हूँ इथाइल नाइट्राइल। इसे मैं कह सकता हूँ इथाइल नाइट्राइल, इथाइल नाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड या मिथाइल साइनाइड। ठीक है, और ये मेरे पास में हो जाएगा कीटोन। हो जाएगा मेरे पास में, ये क्या हो जाएगा मेरे पास में? कीटोन। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे पास में साइनाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो है ना हमारे पास में, ये सरस हो जाएगा। ठीक है ना, साइनाइड मिथाइल कीटोन क्या बोल देंगे इसको? साइनाइड मिथाइल कीटोन। अगर से कॉमन नेम की बात करूं मैं, क्या हो जाएगा ये? साइनाइड मिथाइल कीटोन। ठीक है, और ये रहेगा हमारे पास में वन ये 3 नाइट्राइल प्रोपेनोइक एसिड। 3 नाइट्राइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी नेमिंग हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। विच वन इज नॉट यूज एन एम्बिडेंट लिगेंड? बात करें इसके अंदर, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि एम्बिडेंट लिगेंड होता क्या है। एम्बिडेंट लिगेंड होता क्या है? देखो सर, एम्बिडेंट लिगेंड वो होता है, एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड वो होता है जिसके पास में दो डोनर साइट प्रेजेंट होती है। सर लिगेंड का मतलब क्या होता है? लिगेंड का मतलब होता है विच डोनेट इलेक्ट विच डोनेट लोन पेयर। ठीक है, द लिगेंड, द लिगेंड विच हैज टू साइट्स, टू साइट्स साइड फॉर, साइट्स फॉर डोनेट, डोनेट लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। आपको बात समझ में आ रही है? लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड वो होता है जिसके पास में दो साइड होती है डोनेट करने के लिए, लोन पेयर डोनेट करने के लिए, और किसको करता है डोनेट? लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को करता है लोन पेयर डोनेट। ठीक है, ये आपको बता दूं मैं, ये वाला क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से लिया गया है। ठीक है, और ये एम्बिडेंट लिगेंड का एग्जांपल है हमारे पास में। एम्बिडेंट लिगेंड वो होते हैं जिस लिगेंड के पास में दो साइड होती है लेकिन एक टाइम पर एक साइड यूज करता है, बट एट वन टाइम, वन टाइम यूज वन साइड टू डोनेट, टू डोनेट लोन पेयर। यानी लोन पेयर डोनेट के लिए एक बार में सिर्फ एक साइड ही यूज करता है। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए हमारे पास में ये जो साइनाइड है, ये भी क्या करता है? बाइडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड है। कभी नाइट्रोजन डोनेट करेगा, कभी जो ये कार्बन है वो डोनेट करेगा। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पे SCN है, कभी साइन डोनेट करेगा, कभी S डोनेट करेगा। यहाँ पर NO2 है, कभी N डोनेट करेगा, कभी ONO बन करके डोनेट होगा। ठीक है, कभी नाइट्रोजन डोनेट करेगा, मतलब कभी ऑक्सीजन डोनेट करेगा। सल्फेट, अच्छा सल्फेटो, सल्फेटो में क्या होगा? सल्फेटो एम्बिडेंट लिगेंड नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पर इसकी दो साइड नहीं होती, इसकी सिर्फ एक ही साइड होती है। ठीक है, तो इसको ये एम्बिडेंट लिगेंड में काउंट नहीं होता, ये हमारे पास में एम्बिडेंट लिगेंड में काउंट नहीं होता। ठीक है, ओके सर। विच मेटल ऑन रिएक्टिंग विद एल्काइल हैलाइड फ्रॉम गिग्नार्ड रिएजेंट? आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा जो मेटल है वो एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है। इनमें से कौन सा जो मेटल है जो एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा? देखो मेरी बात सुनिए, ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, और ये कोई मेटल से रिएक्ट करेगा, और ये मेटल से रिएक्ट करने के बाद में क्या बनाएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा। क्या बनाएगा ये? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब देखिए सर इस केस में हमारे पास में मैग्नीशियम जो है वो ये वाला काम करता है। मैग्नीशियम जो है वो ये वाला काम करता है। क्या करता है ये? ये क्या करेगा?
आपका ये बनाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा आपका ये। इसकी रिएक्शन क्या होगी सर? देखिए इसकी रिएक्शन होगी हमारे पास में आर एक्स यानी एल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल ऑक्साइड, इथाइल 2O, ठीक है, ओके, इथाइल ऑक्साइड, यानी इसका मतलब होता है CH3 CH2 CH3 CH2, इसे बोलते हैं इथाइल ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? इथाइल ऑक्साइड। और इसकी प्रेजेंस में क्या बनेगा? आर MgX, इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में ये जो मैग्नीशियम मेटल है वो काम आता है। और ये जो रिएक्शन है ना आपकी, ये होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में भी काम आती है ये रिएक्शन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में भी आपकी ये रिएक्शन काम आती है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा 59 नंबर का, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास में है, क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 में हमारे पास में क्या दिया हुआ है, देखिए एक बार अभी। विच एल्केन इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय वुड्स रिएक्शन, इनमें से कौन सा जो एल्केन है वो वुड्स रिएक्शन से नहीं बनता है। देखो इस तरह का क्वेश्चन सुनते ही हमारे माइंड में क्या आना चाहिए? वुड्स रिएक्शन हमारे माइंड में आनी चाहिए। वुड्स रिएक्शन क्या होती है? देखिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं। व्हेन एल्काइल हैलाइड, व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद, देखो वुड रिएक्शन क्या होती है? व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल in the presence of dry ether, in the presence of dry ether, then simple hydrocarbon chain will be obtained, then simple hydrocarbon chain will be obtained is a main product, and sodium halide yani sodium halide will obtain as साइड प्रोडक्ट। देखिए हमारे पास में जैसे कि यहाँ पे CH3 है, इसको मैंने CH3Cl से को मैंने 2 सोडियम से रिएक्ट करवाया, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर मुझे क्या मिलेगा? सर मुझे मिलेगा ये 2 मॉलिक्यूल है सर, ये RX के और ये CH3Cl के 2 मॉलिक्यूल है मेरे पास में। ये मुझे मिलेगा CH3 बॉन्ड CH3 और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl मिल जाएगा मुझे। अब देखिए यहाँ पे क्या है सर, मुझे यहाँ पे कम से कम 2 कार्बन तो मिलेंगे ही मिलेंगे इस केस में, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक कार्बन तो मिलने से रहा, क्योंकि ये 2 कार्बन से रिएक्ट करेगा आपस में, तभी तो मिलकर के क्या बनाएंगे? CH3 बॉन्ड CH3 बनाएंगे। तो कम से कम 2 मिल सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सर ज़्यादा से कितने मिल सकते हैं हमें, ठीक है। तो इस तरह से तो कौन सा एल्केन हमें प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, ऑब्टेन नहीं हो पाएगा, वो होगा मीथेन, वो होगा हमें मीथेन, वो होगा मीथेन। मीथेन को आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उस एल्केन का नाम बताइए जिसे वर्टज अभिक्रिया द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। वर्टज यानी वर्ट्स रिएक्शन, ठीक है, वर्ट्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ट्स अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो वो मीथेन होगा। क्योंकि मीथेन की जो आप देखिए, when alkyl halide is treated with sodium metal in the presence of dry ether, then simple hydrocarbon chain will be obtained as a main product, and sodium halide is obtained as a side product, ठीक है। इस तरह से हमारे पास में इसका आंसर बन जाएगा, ओके। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्बिल अमाइन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द कार्बिल अमाइन टेस्ट, ये हमारे चैप्टर नंबर 13 अमाइंस से लिया गया क्वेश्चन है ये। इसमें हमें कार्बिल अमाइन टेस्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। कार्बिल अमाइन टेस्ट के बारे में यानी वो रिएक्शन है जो डिटेक्ट करती है कि इस कंपाउंड में अमाइन है या नहीं है, ठीक है। इस तरह से कार्बिल अमाइन टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कार्बिल अमाइन टेस्ट के बारे में। सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। कार्बिल अमाइन टेस्ट की रिएक्शन क्या होगी, देखिए यहाँ पे लिखूंगा मैं CH3 CH2 CH2, या फिर यहाँ पर आएगा NH2, NH2 थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं हम रिएक्शन को। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम रिएक्शन, ठीक है। कार्बिल अमाइन रिएक्शन यहाँ लिख रहे हैं हम। ये होगा हमारे पास में CH3 CH2 NH2। ये किसके साथ में रिएक्ट करता है? ये रिएक्ट करता है पोटेशियम क्लोराइड के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और क्लोरोफॉर्म के साथ में, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है। और क्या बनाता है ये बनाएगा इथाइल आइसोसाइनाइड। क्या बनाएगा ये? इथाइल आइसोसाइनाइड बनाएगा ये। क्या बनाएगा ये? इथाइल आइसोसाइनाइड।
इथाइल आइसोसाइनेट बनाएगा ये, ठीक है। और उसके बाद में ये क्या बनाएगा, KCl बनाएगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ KCl। और और हमारे क्या बना के देगा ये बनाएगा हाइड्रोजन, 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बना के देगा। अच्छा, ये क्या है हमारे पास में, आइसोसाइनाइड। क्या है मेरे पास में, ये आइसोसाइनाइड। इसका बहुत फाउल स्मेल होता है, फाउल स्मेल होता है, और इसके डिसलाइक ऑर्डर की वजह से ही इसको पहचाना जाता है, ठीक है। ओके, तो ये जो हमारे पास में ये जो इथाइल आइसोसाइनेट है, इस तरह से हम इसको कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं टू डिटेक्ट द प्राइमरी अमाइन। अब देखिए आपको प्राइमरी अमाइन दिख रहा है यहाँ पे, ये प्राइमरी अमाइन डिटेक्ट करने के लिए अगर फाउल स्मेल आ गया मतलब इसमें प्राइमरी अमाइन है, इस तरह से। अब बात करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में। आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि आइडोफॉर्म टेस्ट किस चीज को देखने में काम आता है। आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो अल्फा या मिथाइल जो कीटोन होते हैं या मिथाइल अल्कोहल होते हैं उनको डिटेक्ट करने का काम आता है। यानी बताता है कि इस कंपाउंड में जो कार्बोनिल कंपाउंड है या नहीं है, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए अगर आपको बताना चाहूंगा मैं, आइडोफेम टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर, तो इसका सीधा सीधा आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा, डी, पेंटेन 3 ऑन। अब इसका कंसेप्ट क्या है आइए समझते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना कंसेप्ट के तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा ये कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा मैं, आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट इज यूज्ड फॉर, यूज्ड टू डिटेक्ट, यूज्ड टू डिटेक्ट, टू डिटेक्ट कार्बोनिल कंपाउंड, यूज्ड टू डिटेक्ट कार्बोनिल कंपाउंड। यानी ये जो है कार्बोनिल कंपाउंड को पता करने में काम आता है। और ये टेस्ट कौन देता है, ये मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन और अल्कोहल, मिथाइल कीटोन और मिथाइल अल्कोहल विल गिव दिस टेस्ट। यानी जो मिथाइल अल्कोहल और मिथाइल कीटोन जो है वो इस टेस्ट को देंगे, ठीक है, वो इस टेस्ट को देंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं, देखिए जैसे कि देखो हमारे पास में ये जो RCOCH3, ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में है मिथाइल कीटोन। क्या ये टेस्ट देगा? जी हाँ सर देगा, ये टेस्ट देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास में RCHOH CH3, ये क्या है मेरे पास में, मिथाइल अल्कोहल है। क्या है मेरे पास में, ये मिथाइल अल्कोहल है। अब देखिए ये मिथाइल है, अल्कोहल है, ये मिथाइल है, ये कीटोन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पेंटेन थ्रियोन के बारे में। देखिए ये मेरे पास में पेंटेन का स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिए, क्या इस वाले कंपाउंड के पास में मिथाइल कीटोन वाला कंपाउंड है? मिथाइल कीटोन है? नहीं सर, मिथाइल कीटोन तो नहीं है, इसमें इथाइल कीटोन आएगा सर। इसमें क्या आएगा, इसमें इथाइल कीटोन वाला कंपाउंड आएगा, इसीलिए ये ये तो ये क्या होता है, ये इथाइल, ये इथाइल कीटोन है, इसीलिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। दैट्स व्हाई आइडोफॉर्म आइडोफॉर्म नहीं देगा, इसलिए ये क्या होगा, ये आइडोफॉर्म नहीं देगा ये, ठीक है, क्योंकि मिथाइल कीटोन चाहिए होता है, ये मिथाइल कीटोन होता ही नहीं। ओके, इसके अलावा देखो सभी, देखो आप एक बार आप ये इन सभी के अंदर देखिए आप, एसीटोन का मतलब क्या होता है, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, ये मिथाइल कीटोन है। ब्यूटेन टोन की बात करें तो क्या होगा, CH3C, ब्यूटेन टोन है हमारे पास में, ठीक है। और ये फिर हमारे पास में क्या है, इथेनॉल है, ये इथेनॉल CH3CH2OH, तो ये भी क्या है मेरे पास में, मिथाइल कीटोन है, मिथाइल अल्कोहल है। तो इसमें सिर्फ एक यही बचा पेंटेन 3 ऑन, जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा क्योंकि इसके पास में मिथाइल कीटोन प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, अब आगे चलते हैं हम, द टेस्ट फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। यानी ऐसा कौन सा जो चीज है, फेलिंग टेस्ट है, सिल्वर मिरर टेस्ट है, ल्यूकास रिएजेंट है, आइडोफॉर्म टेस्ट है, इनमें से कौन सी जो चीज है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल का टेस्ट देती है? इनमें से कौन सी चीज जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल का टेस्ट देती है? बात करें इसकी, देखिए फेलिंग टेस्ट है आपके पास में, फेलिंग टेस्ट, सर फेलिंग टेस्ट जो है वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोनिल कंपाउंड को डिटेक्ट करने का काम करता है। फेलिंग जो टेस्ट है हमारे पास में वो जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल
जो कंपाउंड है को डिटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, सिल्वर मिरर टेस्ट ये भी ये काम करता है ना। इसमें जो कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो, यानी जो एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और सिल्वर मिरर हमें दिखता है। तो इसके अंदर क्या है, इसी ये भी क्या करता है, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड को डिटेक्ट करता है, कार्बोनिल कंपाउंड को डिटेक्ट करता है। और आइडोफॉर्म के बारे में अभी हमने पढ़ लिया पीछे। ठीक है, तो ल्यूकस टेस्ट बचा हमारे पास में। तो ये ल्यूकस टेस्ट ही क्या करता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, ल्यूकस टेस्ट हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, अब इसको समझते हैं इसकी मैकेनिज्म। हमारे पास में ये जो ल्यूकस टेस्ट है वो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने का काम आता है। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं, इसमें नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं हम, देखिए ल्यूकस टेस्ट, ल्यूकस रिएजेंट, ल्यूकस रिएजेंट, ल्यूकस ल्यूकस टेस्ट is used to distinguish primary, secondary and tertiary alcohol को डिस्टिंग्विश करने का काम आता है। सर कैसे करता है, बात करें इसके अंदर, देखिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में देखो ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है। ल्यूकस रिएजेंट हमारे पास में क्या होता है, ल्यूकस रिएजेंट हमारे पास में क्या होता है, जिंक प्लस में HCl, ये क्या होता है हमारे पास में, ल्यूकस रिएजेंट होता है। जिंक प्लस HCl हमारे पास में ल्यूकस रिएजेंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास में पहली रिएक्शन हमारे पास में होगी इसकी, दूसरी रिएक्शन होगी और तीसरी रिएक्शन होगी। पहली रिएक्शन ल्यूकस रिएजेंट, ल्यूकस रिएजेंट जिंक प्लस में HCl। ठीक है, अब देखिए पहले पहले हम लेंगे इसमें 3 डिग्री एल्कोहल, पहले हम लेंगे इसमें 3 डिग्री एल्कोहल, क्या लेंगे हम पहले इसमें 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, और फिर हम लेंगे 2 डिग्री एल्कोहल और फिर लेंगे 1 डिग्री एल्कोहल। पहले हम लेंगे 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, फिर हम लेंगे इसमें 2 डिग्री एल्कोहल और फिर हम लेंगे इसमें 1 डिग्री एल्कोहल। अब देखिए 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री को कैसे हमें डिफ्रेंशिएट कर रहा है ल्यूकस रिएजेंट, तीनों में सेम रहेगा। ओके, सर इन दोनों का डायग्राम हम बनाते हैं पहले, देखिए डायग्राम बनाते हैं आपके सामने, देखिएगा आप लोग। सी एच थ्री CH3OH, और यहाँ पर हमारे पास में CH3CH2OH, और ये हमारे पास में आ गया CH3 CH अच्छा अब देखिए ये हमारे पास में आ गया CH3CH2CH2OH। ठीक है, ओके। आप देख सकते हो उसमें, ये हमारे पास में 3 डिग्री एल्कोहल है, ये हमारे पास में 2 डिग्री एल्कोहल है और ये हमारे पास में 1 डिग्री एल्कोहल है, ये हमारे पास में 1 डिग्री एल्कोहल है। अच्छा सर ठीक है, ओके ओके। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए ये 3 डिग्री एल्कोहल है ना, ये इसमें क्या होगा कि एल्कोहल ग्रुप हट जाएगा और इसकी जगह पर आ जाएगा हमारे पास में क्लोरीन ग्रुप लग जाएगा यहाँ पे। इसको इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो देखो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया, यानी जो हाइड्रोक्साइड था, यानी जो आपके पास में OH ग्रुप था उसकी जगह पर आ गया आपका Cl ग्रुप आ गया, इसकी जगह पर आपका Cl ग्रुप आ गया। ठीक है, Cl ग्रुप आ गया। यहाँ पर क्या होगा, जो व्हाइट टर्बिडिटी होगी ना, व्हाइट टर्बिडिटी यहाँ पे जल्दी से रिमूव हो जाएगी, व्हाइट टर्बिडिटी डिटी अपीयर इमीडिएटली। ठीक है, इमीडिएटली व्हाइट टर्बिडिटी जल्दी से अपीयर हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, देखो इसके अंदर भी सेम केस होगा, जहां जहां पर हमारे पास में ये अल्कोहल लगा हुआ है वहां वहां पर क्या होगा, क्लोराइड लग जाएगा, यहाँ पे क्लोराइड लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये मेरे पास में CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे एल्कोहल की जगह पर आ जाएगा मेरे पास में क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि व्हाइट टर्बिडिटी जो होगी वो
वाइट टर्बिडिटी जो होगी वो 5 से 10 मिनट में, 5 से 10 मिनट में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वाइट टर्बिडिटी। अब 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, ये नो रिएक्शन देगा, ये कोई रिएक्शन ही नहीं देगा रूम टेम्परेचर पे, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पे ये कोई रिएक्शन देगा ही नहीं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इसके अंदर टर्बिडिटी टर्बिडिटी कब आएगी, जब इस सॉल्यूशन को हम हीट करेंगे, जब इस सॉल्यूशन को हम हीट करेंगे। ठीक है, टर्बिडिटी कब आएगी, टर्बिडिटी अपीयर, टर्बिडिटी व्हेन द सॉल्यूशन इज हीटेड, व्हेन द सॉल्यूशन इज हीटेड। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ये टर्बिडिटी क्या होती है, टर्बिडिटी आपके ये क्लाउडी अपीयरेंस होता है ना, क्लाउडी अपीयरेंस मतलब जो सॉल्यूशन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक बनाते हैं, क्लाउडी अपीयरेंस बनाते हैं, इसको बोलते हैं टर्बिडिटी, इसको बोलते हैं टर्बिडिटी। तो इसको कहाँ लिखूँ मैं, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको मैं, टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, टर्बिडिटी का मतलब होता है क्लाउडी स्टेट बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ स्मॉल पीस ऑफ मैटर, पीस ऑफ मैटर आर हेल्ड इन इट, यानी जो रिएक्शन में छोटे छोटे जो पीस ऑफ मैटर आते हैं वो क्लाउडी अपीयरेंस बनाते हैं, उसको बोला जाता है टर्बिडिटी अपीयरेंस, उसको बोला जाता है टर्बिडिटी अपीयरेंस। ठीक है, अब आइए बात करते हैं द मेन प्रोडक्ट ऑफ डाउस प्रोसेस, द मेन प्रोडक्ट ऑफ डाउस प्रोसेस की अगर अपन बात करें तो उसमें क्या बनता है हमारे पास में, फिनोल, इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में फिनोल होगा। सर क्या होता है डाउस प्रोसेस, आइए बात करते हैं, क्या होता है डाउस प्रोसेस, आइए बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं। डाउस प्रोसेस। ठीक है, डाउस प्रोसेस में क्या होता है, ये जो क्लोरोबेंजीन होती है, क्लोरोबेंजीन जो होती है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन को क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से करवाइए इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, 623 केल्विन टेम्परेचर होगा और लगभग लगभग 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा। ठीक है, और एसिडिक कंडीशन होगी, और कौन सी कंडीशन होगी, एसिडिक कंडीशन। अगर आप ये करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है फिनोल, आपको मिलता है फिनोल। ठीक है, फिनोल मिलता है आपको, फिनोल मिलता है आपको। ठीक है, फिनोल मिलता है आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये डाउस प्रोसेस कंप्लीट होता है यहाँ पे, डाउस प्रोसेस यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस के बारे में। ओजोनोलाइसिस का क्या प्रोडक्ट होता है। देखिए हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस ऑफ नॉन ब्रांच एल्कीन, नॉन ब्रांच ये नॉन ब्रांच एल्कीन है, ये नॉन ब्रांच एल्कीन, एल्कीन। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये नॉन ब्रांच एल्कीन क्या होती है, नॉन ब्रांच मतलब इसकी कोई ब्रांच नहीं होती है, जैसे कि मैं आपसे बात करूंगा, ये देखो नॉन ब्रांच एल्कीन मेरे पास में ये रही, नॉन ब्रांच एल्कीन, ये मेरे पास में नॉन ब्रांच एल्कीन है। अगर मैं इसका ओजोनोलाइसिस करवाऊंगा, यानी मैं अगर इसकी रिएक्शन O3 से करवाता हूँ तो क्या होता है, देखो जहां पर भी डबल बॉन्ड होता है ना वहां पर ओजोन ब्रेक करता है, जहां पर भी डबल बॉन्ड होता है वहां पर ओजोन ब्रेक करता है, ये बात आप फिक्स मान लीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास में ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ से ब्रेक, ये अनब्रांच एल्कीन है, उससे क्या करवाऊंगा मैं, ओजोनोलाइसिस। तो देखिए जो डबल बॉन्ड जहां पर है वहां से क्या होगा, ये ओजोनोलाइसिस होगा, यानी डबल बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से। ठीक है, तो डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो क्या होगा, देखो हमारे पास में इस तरह का स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। अब देखिए, तो सर ओजोन क्या करेगा, जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहां पर आप ऑक्सीजन लगा दो, यानी कि देखिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन, तो यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड O और CH2 डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब जरा देखिए इन दोनों के, ये दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है। सर ये मेरे पास में है RCH, ये एल्डिहाइड बना मेरे पास में, और ये बना मेरे पास में, ये भी बना एल्डिहाइड, ये भी बना मेरे पास में एल्डिहाइड। अच्छा, तो मतलब अगर मैं अनब्रांच्ड एल्कीन का हाइड्रोलाइस ओजोनोलाइसिस करवाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा,
मुझे मिलेगा एल्डिहाइड, मुझे मिलेगा एल्डिहाइड। ओके, अब जरा देखिए, एल्डिहाइड हमारे किस वाले ऑप्शन में दे रखा है हमें? एल्डिहाइड में दे रखा है ए वाले ऑप्शन में, तो ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट नाउ। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा मैं, जैसे कि अ, ये हमारे पास में क्या है, एल्डिहाइड, ये हमारे पास में अनब्रांच्ड एल्कीन है। अगर हम ब्रांच्ड एल्कीन लेंगे तो क्या होगा, तो बात करें, देखिए बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास में ये जो है ब्रांच्ड एल्कीन ले लेते हैं हम एक बार, है ना, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये ब्रांच्ड एल्कीन ले लिया, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई है ओजोनोलाइसिस, यानी ओजोन की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन मैंने करवाई है। तो क्या होगा, जहां पर डबल बॉन्ड होता है ओजोन वहां से ब्रेक करता है, जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां से ओजोन ब्रेक करता है। तो उस केस में हमारे पास में क्या आ जाएगा सर, इस केस में हमारे पास में आ जाएगा RC CH3 डबल बॉन्ड, और इधर आ जाएगा मेरे पास में CH2 डबल बॉन्ड। ठीक है, अब जहां पर भी आपके पास में डबल बॉन्ड है वहां पर आप ऑक्सीजन लगा दीजिए। ये मेरे पास में आ गया ये वाला नंबर, और ये पर आ गया मेरे पास में ये वाला। अब जरा ध्यान से देखिए, ये हमें क्या मिल रहा है सर, ये इधर मिथाइल ग्रुप है और इधर मेरे पास में एल्काइल ग्रुप है, इधर मिथाइल 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 है, बीच में कीटोन, मतलब ये मेरे पास में आ गया कीटोन, तो इसे क्या बोलूंगा मैं, कीटोन, इसे बोलूंगा मैं कीटोन। ओके। ओके, और ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में एल्डिहाइड है, ये मेरे पास में एल्डिहाइड है, ये मेरे पास में एल्डिहाइड है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास में ब्रांच्ड एल्कीन होगा, अगर मेरे पास में ब्रांच्ड एल्कीन होगा, भाई ये कौन सा एल्कीन है, ये ब्रांच्ड एल्कीन है। अगर मैं ब्रांच्ड एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करवाऊंगा तो मुझे मिलेगा कीटोन और एल्डिहाइड, और अगर मैं अनब्रांच्ड एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करवाऊंगा तो मुझे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड मिलेगा मुझे, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड मिलेगा मुझे। नॉन ब्रांच या अनब्रांच, नॉन ब्रांच्ड एल्कीन, आप समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, तो ये हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, व्हाट टाइप ऑफ अमाइन आर प्रिपेयर्ड बाय हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। आपको बताना चाहूंगा मैं कि इस तरह की रिएक्शन जो है वो डायरेक्ट हमारे आंसर बेस होती है, और मैं बता दूं आपको मैं, इसका जो आंसर होगा वो होगा प्राइमरी अमाइन, वो होगा हमारे पास में प्राइमरी अमाइन। अब इसका कंसेप्ट समझने के लिए हमें पहले इसकी रिएक्शन देखनी पड़ेगी, मैं इसकी रिएक्शन देखनी पड़ेगी पहले हमें। ठीक है, बात करें, देखिए बात करते हैं, कहाँ लिखे हम रिएक्शन, यहाँ लिख देते हैं हम रिएक्शन। देखिए इसकी रिएक्शन लिख देते हैं हम। देखो, व्हेन अमाइड, अमाइड, अमाइड क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। इसको ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में 4 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बेसिक मीडियम में अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो क्या मिलता है आपको, RNH2 मिलता है, RNH2 मिलता है, यानी 1 डिग्री अमाइन आपको मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं सर, इसके अलावा आपको मिलता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaBr मिलता है आपको, सोडियम ब्रोमाइड मिलता है आपको, और आपको Na2CO3 मिलता है, Na2CO3 मिलता है आपको, और आपको मिलता है 2H2O, आपको मिलता है 2H2O। पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो हमारे लिए क्या है, ये हमारे पास में एसिड अमाइड है, ये हमारे पास में एसिड अमाइड है, ये हमारे पास में ब्रोमीन वाटर है। वाटर है। अब ये मिले, जो मुझे मिला है वो मिला है मुझे प्राइमरी अमाइन, ये मुझे मिला है प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो आप देख सकते हो किस तरह से हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के अंदर आपको प्राइमरी अमाइन मिलता है। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन, अब प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। ठीक है, देखो प्राइमरी अमाइन की डेफिनेशन क्या होती है, सेकेंडरी की क्या होती है, टर्शरी की क्या होती है, आइए बात करें, देखिए बात करते हैं कि मुझे कैसे पता चला कि प्राइमरी अमाइन ही है क्या। ये प्राइमरी अमाइन का मतलब होता है, देखो अमाइन का मतलब, अमीन का मतलब होता है अमोनिया, देखो NH3, सर ओरिजिनल तो ये वाला है। ठीक है, अब प्राइमरी अमाइन पढ़ते हैं, फिर सेकेंडरी अमाइन पढ़ेंगे, फिर टर्शरी अमाइन पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा क्वाटररी अमाइन भी देखेंगे, फिर थोड़ा सा हम क्या करेंगे, क्वाटररी अमाइन भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लेते हैं, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक हमारे पास खुली खुली जगह है, ये मेरे पास में देखो अमोनिया है, अमोनिया। ठीक है, आपको पता है अमोनिया की फैमिली की या नाइट्रोजन की फैमिली के पास में एक लोन पेयर भी होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पहले 1 डिग्री अमाइन के बारे में, यानी 1 डिग्री अमाइन के बारे में, फिर हम बात करेंगे आपसे 2 डिग्री अमाइन के बारे में, एंड देन
3 डिग्री अमाइन के बारे में, और थोड़ी देर बात करेंगे हम क्वाटनरी अमाइन के बारे में। क्वाटनरी अमाइन के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर अमोनिया में से इफ 1 H यानी एक हाइड्रोजन लेस कर दें फ्रॉम अमोनिया यानी NH3 में से, देन अमाइन कॉल्ड प्राइमरी अमाइन। आप बात समझ पा रहे हैं? देखिए, अगर हम एक H रिमूव कर दें अमोनिया में से तो क्या होगा, NH2 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो NH2 हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा मेरे पास में NH2। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमाइन बोलेंगे। अगर हम अगर हम क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन लेस कर देंगे अमोनिया में से, देन अमाइन क्या होगा, 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा मेरे पास में। क्या हो जाएगा ये, 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा। और इसमें क्या होगा सर, दो, अगर देखो NH3 में से आप 2 H रिमूव कर दो तो क्या होगा, NH, NH बन जाएगा। ठीक है, अब 3 डिग्री में क्या होगा सर, 3 डिग्री में आप क्या करोगे, तीन हाइड्रोजन आप इसको रिमूव कर दोगे। आप तीन हाइड्रोजन इसको रिमूव कर दोगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा आपके पास में 3 डिग्री अमाइन बन जाएगा। 3 डिग्री अमाइन आपके पास में बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से, तो ये N बन जाएगा। ओके, अब क्वार्टनरी अमाइन में सर, अब सर इसमें से कितने H आपको लूज करने पड़ेंगे। अब सर इसका जो फोर्थ वाला जो आपके पास में डोनेट करने के लिए कुछ नहीं बचा। अब डोनेट करने के लिए इसके पास में क्या है, लोन पेयर। इफ लोन पेयर इज डोनेटेड बाय नाइट्रोजन, देन द अमाइन फॉर्म कॉल्ड क्वाटनरी अमाइन। क्वाटनरी अमाइन, तो इस तरह से हमारे पास में क्वाटनरी अमाइन बनता है। इस तरह से हमारे पास में क्वाटनरी अमाइन बनता है। ठीक है, इस तरह से। ओके, आ रही है बात समझ में आपको? तो देखो, इस तरह से बनता है ना, वो जो आपने देखा था कि NH4 जो NH4 माइनस जो होता है, NH4 प्लस जो होता है, तो ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में ये इसके चारों के चारों लोन पेयर जो है वो एक लोन पेयर से काम आ रहा है और चार बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन कभी पेंटावेलेंट नहीं होता, नाइट्रोजन हमेशा चार बॉन्ड बनाता है। चार बॉन्ड भी तब बनाता है वो चौथा, देखो तीन बॉन्ड जनरली बनते हैं उसके नाइट्रोजन के अमोनिया के फॉर्म में। लेकिन अगर वो चौथा बॉन्ड बना रहा है तो आप समझ जाना कि वो अपना लोन पेयर यूज कर रहा है, अपना लोन पेयर यूज कर रहा है, इस तरह से। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है हाइजेनबर्ग रिएजेंट के बारे में। हाइजेनबर्ग रिएजेंट क्या होता है? अगर मैं आपको सिंपल सा बोलूं तो जो हाइजेनबर्ग रिएजेंट होता है वो होता है बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड। वो होता है बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड होता है। क्या होता है, बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है सर, हमारा सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है सर, हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है, हाइजेनबर्ग रिएजेंट क्या है। ये आपका ये जो ऑप्शन है वो गलत दिया हुआ है। वो आएगा आपके पास में सल्फोनामाइड, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजिल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से। ओके, अब देखिए क्या होता है हाइजेनबर्ग रिएजेंट। हाइजेनबर्ग रिएजेंट जो होता है वो आपके काम आता है तो वो बाद में बताएंगे। पहले समझ लेते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बना करके किस तरह का इसका नेचर होता है। तो ये बेंजीन बन गया हमारे पास में। अब देखिए सल्फोनिल क्लोराइड कैसे बनेगा। इसे बोलते हैं बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारे पास में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होगा। और देखो ये किस काम आता है, इट इज यूज्ड इन द डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री प्राइम 2 डिग्री एंड 3 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को सेपरेट करने में काम आता है। ठीक है, इट यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाइजेनबर्ग रिएजेंट is used to distinguish between 1 degree amine, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है ये। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस पूरे केमिस्ट्री वाले पोर्शन का पेपर कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा ये जो चैप्टर है, ये टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए
आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ताकि आपको बहुत सारे पेपर्स या बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स देखने को मौका मिले, और आपके हम रेगुलर टेस्ट सीरीज करने वाले हैं, तो आपको उसमें बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, आपको मैं फिर बताना चाहूंगा कि हमारे जो कोर्स की जो प्राइस है वो लगभग लगभग 8,000 थी, तो हमने इसको 40% ऑफ करके 5,000 कर दी थी। और फिर उसके बाद में अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए, तो आप जो आशिर 40 के नाम से जो ये प्रोमो कोड है, आप उसको यूज कर लेना। आप जाइए अभी प्ले स्टोर से नर्सिंग फ्लेक्सिस एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और फिर आप इसका जो भी कंटेंट है आप उसको कीजिए, और सिलेक्शन नहीं होने पर पैसे वापस, ये गारंटेड है। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि हमारा कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक हर पर्टिकुलर बच्चे पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से तैयारी की जाती है आपके पर्टिकुलर मेन एग्जाम के लिए। ओके, तो पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।